स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अलंकार के बारे में। आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आप हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम या हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम या किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, अलंकार क्या होता है। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है जो काव्यों की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसको हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, अलम प्लस कार में। देखिए, अलम का अर्थ होता है वो होता है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना या सजावट बढ़ाना, अलम का अर्थ होता है। और जो कार का अर्थ होता है वो क्या होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। कौन किसकी शोभा बढ़ा रहा है वही अलंकार कहलाता है। अब जानते हैं किस तरह से। जिस तरह से व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, उसी तरह से जो काव्यों में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने एक शब्द यूज़ किया काव्य। देखिए, काव्य का अर्थ क्या होता है, किसी के मन के भाव या विचार लिखना काव्य कहलाता है। जैसे आपके मन के कोई भाव हैं उसको कहीं लिख देते हैं तो वो काव्य कहलाता है। परंतु बहुत सारे जो लेखक होते, कवि होते हैं, उनके भाव जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। मतलब कि आप एक बुक उठाते हैं साहित्य की, वहाँ पे कई कवियों की क्या होगी, कविताएं होंगी, वो एक जगह इकट्ठी होगी तो वो साहित्य कहलाती है। देखिए, अलंकार के कई तरह के भेद हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। देखिए, अलंकार के 3 भेद मैंने बताए, उसमें से पहला करेंगे हम शब्दालंकार। देखिए, शब्दालंकार का मतलब क्या होता है, वे अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार या सजावट उत्पन्न होती है। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना जिससे शब्दों की शोभा बढ़ जाए, उसे कहते हैं शब्द अलंकार। बट ये शब्दों की जो शोभा है बाहर से बढ़ाता है। ठीक है, बाहर से जो कविता की जो शोभा होती है बाहर से बढ़ती है। बट जो अर्थालंकार होता है उसमें जो शोभा होती है वो अंदर से बढ़ती है। देखिए, जो कविता होगी, ठीक है, जो कविता का जो पंक्तियाँ होंगी उसका अर्थ कविता के अंदर ही छुपा होगा। तो जो अर्थालंकार है तो ये जो शोभा है कविता की अंदर से बढ़ाता है। वे अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से सजावट या चमत्कार महसूस उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्थ का इस तरह से प्रयोग करना है कि जिससे अर्थों की शोभा बढ़ जाए। अर्थ उभयालंकार वे होता है, वे अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सजावट महसूस होती है। अब बात करते हैं पहला शब्दालंकार क्या होता है। देखिए, शब्दालंकार मैंने बता दिया, शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना जिससे शब्दों की शोभा बढ़ जाए। अब बात करते हैं शब्दालंकार को 5 भेदों में डिवाइड किया गया है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार जो पहले 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार लगातार होती है उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण जब मैं बता रहा हूँ लेटर अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, उस तरह से यहाँ पे हिंदी में वर्ण होते हैं AIEU, ऐसे इस तरह से। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अलंकार उदाहरण के तौर पर बात करें, क्या पहले फिर से समझ लेते हैं। जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार या लगातार होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय, इसमें त बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इकट्ठा ही यूज़ हो रहा है, बीच में जैसे तरनी के बाद में आ जाता है, यहाँ पे से आ जाता, तो ये क्या होता है, अनुप्रास अलंकार नहीं कहलाता। तो ये इकट्ठे आ रहे, त, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, त आ रहा है तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। दूसरा देख लेते हैं,
देखिए तरनी तनुजा तमाल तरुबर बहुछाय का मतलब क्या होता है। देखिए इसका भी आपको अर्थ पता होना चाहिए। आपको जो तरनी तनुजा तमाल तरुबर बहुछाय आपको +2 की बुक होगी आपके पास, तो उसमें देखना है कि यमुना छवि के नाम से कविता है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक क्या शेषक है, रचित शेषक है, उनके द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। +2 की बुक है, उसमें आपको देख सकते हैं, हिंदी साहित्य की बुक। देखिए तरनी तनुजा से मतलब होता है सूर्य की पुत्री, ठीक है। तरनी तनुजा से मतलब होता है सूर्य की पुत्री से मतलब होता है। पर जो पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री बताया गया है और यम को उनका भाई। देखिए इसमें क्या बताया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल। देखिए तमाल जो है वो वृक्ष की बात हो रही है। अप्रैल हिमाचल में भी होते हैं, अप्रैल में यहाँ पे सफ़ेद कलर के फूल भी खिलते हैं। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय, क्या अर्थ है इसका? देखिए इसमें बात हो रही है सूर्य की पुत्री यमुना के बारे में। देखिए सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर, सूर्य की पुत्री जो यमुना है, नदी है, ठीक है, उसके तट पर क्या लगे हुए हैं? तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं। किसके? तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं या छाए हुए हैं। मानो ये जो वृक्ष हैं यमुना नदी की ओर झुके हुए हैं और स्पर्श कर रहे हैं या उस जल के दर्पण में अपनी शोभा को निहार रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। देखिए इसमें भी र र र र बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो भी ये अनुप्रास अलंकार कहलाएंगे। बीच में कोई और आ जाता, के आ जाता, से आ जाता, कुछ और अक्षर आ जाता, अलग आ जाता, र वर्ण से नहीं आता, तो ये अनुप्रास नहीं कहलाता। इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, र र र, ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अनुप्रास अलंकार को भी 5 भेदों में डिवाइड किया गया है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सूत्रानुप्रास। देखिए छेकानुप्रास अलंकार क्या होते हैं? देखिए छेकानुप्रास अलंकार भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बार पूछा भी जाता है। देखिए जहाँ कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाएगा। कितनी बार आए? 2 बार आए। सीधे बता दिए, जहाँ पे 2 बार दिखे वर्ण, ठीक है, 2 बार सेम अक्षर दिखे, वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। बड़ा इजी सा है, फिर से आप पढ़ लीजिए। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हो, अर्थात जब एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अति आनंद मगन महतारी, कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बाहर सुखारी। ठीक है, ये एक है श्लोक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2 बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाएगा। देखिए अति आनंद, ठीक है, कानून कठिन, ये अलग हो गया, भयंकर भारी, घोर धाम हिम बाहर। देखिए 2 बार हो रही है आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे भी हो रही है, इनको छोड़ दीजिए। जहाँ पे भी 2 बार इकट्ठी दिख गई, कहीं पे भी एक भी श्लोक में, ठीक है, इस श्लोक में भी दिख जाती है, तो भी वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाएगा। जिस तरह से दूसरा देखते हैं, आपको शायद समझ नहीं लगा होगा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बरदंत की पंक्ति कुंदकली। देखिए कुंदकली, यहाँ पे भी 2 बार हुई है, किसकी आवृत्ति हुई है? क की आवृत्ति हुई है, 2 बार हुई है, तो छेकानुप्रास है अलंकार कहलाएगा। यहाँ पे किसकी हुई थी? देखिए अ की आवृत्ति हो रही है, क की आवृत्ति हो रही है, घ की हो रही है, 2 बार हो रही है, तो छेकानुप्रास अलंकार बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब डिस्कस करेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती है, वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार जहाँ पे हमने पढ़ा था वो सेम ही है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में, तो आपसे एक ही पूछा जाएगा, या तो उसमें ऑप्शन होगा वृत्त्यानुप्रास का या तो होगा अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, ये भी सेम ही है। रघुपति राघव राजा राम, तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बार हो रही है, वहाँ पे भी ऐसे ही था, कई बार हो रही है एक, ठीक है, एक वर्णों की आवृत्ति, तो सेम ही है वृत्त्यानुप्रास अलंकार और
अनुप्रास अलंकार सेम ही है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो अनुप्रास का होगा या वृत्यानुप्रास का होगा। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार, जिसमें देखिए लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति और हर बार शब्द का अर्थ समान ही रहता है। देखिए बेसिक से समझाता हूँ। जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, मूल अर्थ क्या मतलब, जहाँ पे वाक्य तो सेम लिखे हैं, किसी कारण से कोई अक्षर अलग आ गया और उसका जो अर्थ है पहले जो लाइन थी उस अर्थ से अलग बन जाए, ठीक है, उसे कहते हैं मूल अर्थ। देखते हैं कैसे। जिस तरह से पूत कपूत तो कहे धन संचय, पूत सपूत तो कहे धन संचय। देखिए पूत पूत दोनों में सेम है, तो भी सेम है, काहे भी सेम है, धन धन भी सेम है, संचय संचय भी सेम है। सिर्फ जो अंतर आया है कहाँ पे आया है, कपूत सपूत में अंतर आया है, और सारा ही जो लिखी हुई पंक्ति सेम है। तो ये क्या कहलाती है, लाटानुप्रास अलंकार कहलाती है, जिसके कारण इसी अक्षर की वजह से इन दोनों पंक्ति का मूल अर्थ अलग अलग हो जाएगा। देखिए किस तरह से। पूत कपूत तो, देखिए पूत की बात हो रही है तो पूत का अर्थ होता है पुत्र, कपूत का अर्थ होता है बेकार। यदि पुत्र बेकार है तो ये धन इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए धन इकट्ठा, काहे धन संचय, किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो। यदि पुत्र सपूत मतलब अच्छा है तो फिर भी काहे धन इकट्ठा कर रहे हो, ज़िंदगी में मौज करो, ठीक है, बेटा आपका या पुत्र आपका खुद ही पैसे कमा लेगा। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, एक अक्षर की वजह से अर्थ बदल गया, वो होता है लाटानुप्रास अलंकार। अब देखते हैं अनंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जिसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो वो अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने पंक्ति में अंतिम अक्षर देखने हैं। पहली पंक्ति के अंतिम अक्षर वो हमें सेम मिलने चाहिए, ठीक है, सेम मिलने चाहिए, या लगातार उसी तरह की जो आवृत्ति सेम अक्षर होंगे तो वो अनंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन है, जिसमें हम सबको बनाया, बात की बात में बह कर दिखाया, कि जिसका भेद किसी ने न पाया। देखिए अंतिम अक्षर, देखिए ये तो सारे अलग अलग अक्षर हैं, कोई सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो लास्ट में हमने देखा या क्या हो रहा है यहाँ, बनाया में, दिखाया में और पाया में शब्दों के अंत के बीच में ये शब्द का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये शब्द का यूज़ हो रहा है। तो कौन से स्वरों का दोहराव हो रहा है, आ शब्द के स्वरों का दोहराव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनंत्यानुप्रास अलंकार। बस ये याद रखना है, सेम जो अक्षर मिल रहे हैं, अंतिम अक्षर सेम मिल रहे हैं सभी पंक्तियों में, वो अनंत, ठीक है, अंत अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। एक और अनंत्या अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ती, ठीक है, त शब्द का बार बार यूज़ हो रहा है, दोनों अंतिम अक्षर में त शब्द का, ठीक है, ती ई शब्द का जो भी है स्वरों की, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अंतिम अक्षर, क्योंकि सामने वाले तो अलग अलग हैं, कहाँ पे प्र है तो जो है, तू है तो है तो द है, हम है, तो कुछ बन नहीं रहा है, कोई भी अलंकार नहीं बन रहा है। बट हमने जब अंतिम अक्षर देखा त आ रहा है, ठीक है, तो अनंत्यानुप्रास अलंकार बन जाएगा। अगला देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, क्या कहने की बात कर, जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे वर्णमाला में एक वर्ग है माधुर्य वर्ग, ठीक है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है, इसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है, इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, उसे क्या कहेंगे, श्रुत्यानुसार अलंकार कहेंगे। देखिए माधुर्य वर्ग की बात करें,
ठीक है, मतलब इन वर्णों से बने हुए शब्दों से क्या होती है, मिठास आती है। साहित्य की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, माधुर्य वर्ग कहते हैं। साहित्य की भाषा में, लिटरेचर की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे माधुर्य वर्ग कहते हैं। देखिए जिस तरह से एक एग्जाम्पल है, दिना था थे दीन नाथ डूबते, सधेहु आते गृह गवाल बाल थे। देखिए इसमें कोई भी जो वर्ण है सेम नहीं है। फिर आपने क्या देखा, वर्णमाला के माधुर्य वर्ग आपने साइड में लिखे और आपने एक देखा ये त वर्ग से बना हुआ है। ठीक है, त वर्ग से ये जो उदाहरण है त वर्ग से लिया गया है। जैसे दीनाथ, द भी है इसमें, त भी है और न भी है। ठीक है, थ भी है, थे भी है। ठीक है, थ, वैसे ये सारे वर्ग इससे लिए गए हैं। एक आधा और किसी वर्ग से हो सकता है, ज़्यादातर जो वर्ग होगा तो वर्ग से लिया गया है। तो ये कैसा होगा, इन वर्गों से लिया गया हो कोई भी उदाहरण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो वो कहलाएंगे श्रुत्यनुप्रास अलंकार कहलाएंगे। जब देखिए अब हम व्याकरण की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए ये साहित्य के आधार पर है, बट जब हम ग्रामर की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, ठीक है, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं वहाँ पे जो क वर्ग है, ठीक है, ये क वर्ग के कहते हैं कंठे को कहते हैं। च वर्ग है वो है ताल्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, ट वर्ग है वो है मूर्धन्य वर्ग कहलाता है। वैसे त वर्ग जो है वो है दंत, दंत से त दंत पे लग रही है आपकी जीभ। ठीक है, प वर्ग है वो कहलाता है ओष्ठ से कहलाता है। ये तब कहलाते हैं जब हम व्याकरण के आधार पर पढ़ रहे हैं। बट अब हम अभी अलंकार पढ़ रहे हैं तो ये साहित्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर के आधार पर बात कर रहे हैं। क्योंकि अलंकार जो है, मैंने पहले ही बताया, अलंकार के बारे में पहले ही बताया, काव्य की शोभा बढ़ाने को ही अलंकार कहते हैं। तो काव्य मैंने बताया था, ठीक है, जो भाव पर प्रयुक्त होता है, विचार होते हैं जहाँ लिखते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, किसी के मन के भाव विचार लिखना काव्य कहलाता है। पर बहुत सारे लेखकों या कवियों के मन के भाव जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो साहित्य कहलाता है। तो अलंकार हम साहित्य से लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखना। देखिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको कोई यमक अलंकार का एग्जाम्पल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल यमक अलंकार और पूरा अलंकार ख़त्म कर देंगे, फिर परसों MCQ इसके देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।